हेलो दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। तो आई होप पॉलिटी स्पेशल एमसीक्यू प्रैक्टिस क्लास चल रही है जो उसको आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो हमारे जो क्वेश्चनों का जो लेवल है वो यूपीएससी प्रीलिम्स या सीडीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं ऐसे क्वेश्चन हमने उठाए हैं। उनका रीज़न क्या है? उनका रीज़न यह है कि आप जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं जैसे एसएससी रेलवे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं तो उनके क्वेश्चन आप आसानी से हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो यूपीएससी प्रीलिम्स लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उनका एक क्वेश्चन पूरे आप टॉपिक का रिवीजन करा देता है। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। तो हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कैग के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है हमारा, वह लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक होता है। हाँ, बिल्कुल सत्य है। जो कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में रखाता है। तो संसद में जो पीएसी कमेटी होती है, लोक लेखा समिति होती है, उसको वह यह जांच करती है कि जो कैग की रिपोर्ट आई है वह सत्य है कि नहीं है। तो इसका जो सहायता देता है, मित्र होता है, वह कैग ही होता है। तो यह कथन जो बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है हमारा, उसे लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। हाँ, यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। तीसरा कथन है हमारा, उसके रिपोर्ट पर अंतिम रूप से कार्यवाही संसद द्वारा की जाती है। हाँ, यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। उसके रिपोर्ट की जो अंतिम रूप से कार्यवाही संसद के द्वारा ही की जाती है, जैसे पीएसी हुआ। और हमारा चौथा कथन है हमारा डी है, वह लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग नहीं ले सकता है। यह कथन गलत है। वह लोक लेखा समिति के जब मार्गदर्शक होता है तो उसकी बैठक में तो भाग लेता ही होगा, तो वह लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है तो आपको क्वेश्चन समझाते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोक वित्त को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग कार्यालय का क्या महत्व है? पहला है, जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात या वित्तीय आपात की घोषणा करता है तब कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है। यह गलत है। कैग का काम सेंटर में कभी नियंत्रण का काम होता ही नहीं। वह राज्य सरकारों पर नियंत्रण कर सकता है और लेखा जोखा भी कर सकता है, पर केंद्र सरकार में सिर्फ लेखा जोखा करता है, कंट्रोलर का काम करता ही नहीं वो। तो पहला कथन गलत है। दूसरा कथन है हमारा, कैग द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। हाँ, बिल्कुल सही है। जब कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उसे संसद में रखाता है, तो जो लोक लेखा समिति होती है, पीएसी कमेटी होती है, वह यही जांच करती है कि जो कैग की रिपोर्ट है वह सत्य है कि नहीं है, ताकि उस पर वह संसद पर चर्चा के लिए उसे भेज सके। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। तीसरा कथन है हमारा, कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक वित्त प्रबंध के कानून का उल्लंघन किया है। हाँ, यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। मतलब कैग की रिपोर्ट अगर सत्य पाई गई है कि कोई इसमें मतलब दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध जो जांचकर्ता एजेंसियां हैं उस आरोप दाखिल कर सकती है। यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। कथन चौथा है हमारा, कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षक और लेखा जांचों समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों का अभियोग चला सके। यह काम बिल्कुल गलत। यह जो कथन है बिल्कुल गलत है। कैग का काम सिर्फ इतना ही है कि ऑडिट करना, मतलब सरकार ने कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया उसकी जानकारी लेकर उसकी रिपोर्ट बनाना, पर उससे विरोध अभियोग चलाना, उसे जेल भेजना, उसके मतलब विरुद्ध आरोप दाखिल करना, यह काम कैग का होता ही नहीं। यह सिर्फ जांचकर्ता जो एजेंसियां होती हैं उनका काम होता है। तो इनमें जो कथन सत्य है वह सिर्फ दूसरा और तीसरा कथन सत्य है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। लेखा परीक्षा बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है हमारा, इसकी स्थापना प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा पर की गई है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। लेखा बोर्ड के दूसरा है, यह नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कार्यालय का एक अंग है। यह कथन भी बिल्कुल सत्य है, जो लेखा बोर्ड होता है। तीसरा कथन है हमारा, इसके अध्यक्ष एवं 2 सदस्य होते हैं। इसमें इसके अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। हाँ, यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। और चौथा कथन है हमारा, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह कथन बिल्कुल गलत है। इसकी जो नियुक्ति होती है कैग के द्वारा की जाती है। कैग परीक्षक जो होता है उसके द्वारा की जाती है। तो जो लोक लेखा परीक्षा बोर्ड होता है वह कैग के अंडर में आता है। इसके जो सदस्यों की नियुक्ति करता है वह कौन करता है? अध्यक्ष या सदस्यों की, एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। इसकी जो नियुक्ति करता है वह कैग का जो प्रमुख होता है वह करता है। तो इसमें से पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। इसमें जो बोला है इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह गलत है। इसकी जो नियुक्ति करता है वह कैग के जो मुख्य होते हैं वह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कैग की रिपोर्ट की समीक्षा करता है? वह बता दिया गया आपको, लोक लेखा समिति होती है जो पीएसी होती है, वह इसकी रिपोर्ट की जांच करती है। फिर वह इस समिति को कहाँ रखती है? रिपोर्ट की जांच को वह दोनों सदनों में, राज्यसभा लोकसभा में रखती है, ताकि चर्चा हो सके उसके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है हमारा, भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यह कथन बिल्कुल सत्य है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह किसी पार्टी का नहीं होता, ना ही किसी संसद का किसी सदस्य होता। दूसरा कथन है हमारा, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी है। हाँ, संसद जो होती है वह राष्ट्रपति और लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बना होता है। तीसरा कथन है हमारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। हाँ, यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। कोई भी विधेयक अगर राज्यसभा लोकसभा से पास हो गया तो उसमें राष्ट्रपति की साइन होना जरूरी है, तभी वह कानून बनेगा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। 1, 2 और 3 तीनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। संसद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है हमारा, राज्यसभा 250 से अधिक सदस्यों से मिलकर अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जबकि लोकसभा 552 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। यह कथन गलत है। राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250 और लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 552। तो यह जो बोला है अधिक हो सकती है, यह कथन गलत है। दूसरा कथन है हमारा, यह कथन क्या है? सत्य है। मतलब पहला कथन है कि राज्यसभा 250 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, और मतलब 200 अनधिक मतलब होता है 250 सदस्यों से मिलकर बनेगी, और लोकसभा जो होता है 552 अनधिक मतलब मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं। तो यह कथन जो है बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है हमारा, राज्यसभा में 238 से अधिक सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के से होंगे, जबकि लोकसभा में 530 से अधिक सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से होंगे। तो यह कथन गलत है। कथन बी बिल्कुल गलत है। जो कथन सी है हमारा, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 से अधिक सदस्यों के नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे, अधिक मतलब मैक्सिमम जब जाएंगे, जबकि लोकसभा के लिए 2 से अधिक सदस्यों के नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे। हाँ, यह कथन बिल्कुल सत्य है। जो राष्ट्रपति होता है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, लोकसभा में 2 को, और जो 2 सदस्य होते हैं वह कौन होते हैं?
वह होते हैं एंग्लो इंडियन होते हैं, जो किसी यूरोपीय देश के किसी भी मेल डोमिनेंट होते हैं वह हो सकते हैं। और जो 12 सदस्य राज्यसभा में होते हैं वह कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र से आते हैं, तो उन्हें मनोनीत कहता है। एंग्लो इंडियन नहीं होते। अगर किसी राज्य में एंग्लो इंडियन है तो अधिकतम एक को एंग्लो इंडियन को सदस्यता वो दे सकता है। कथन डी है हमारा, संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का उपबंध है, जबकि लोकसभा के लिए संविधान में ऐसी कोई अनुसूची नहीं है। यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सत्य है। पहला है, राज्यसभा में भारत के सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह कथन गलत है। राज्यसभा में जो होते हैं सभी संघ राज्य क्षेत्रों के नहीं, वह सिर्फ राज्य के आते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों के नहीं, क्योंकि नाम ही है राज्यसभा, मतलब राज्यों का यहाँ मेन पावर होता है। तो राज्यों के जो एमपी होते हैं वही आते हैं, चुने जाते हैं, एमएलए द्वारा एमपी आते हैं। दूसरा कथन है हमारा, राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक होती है। हाँ, यह कथन बिल्कुल सत्य है। मैंने दिल्ली के प्रतिनिधियों की संख्या जो होती है वह सबसे अधिक होती है। वह कितनी है? 3 है। बाकियों से एक एक आते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान कर सकता है? पहला कथन है, संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य। दूसरा है, संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य। और तीसरा है, संसद के राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य। और चौथा है, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधानमंडल के निम्न सदस्य के निर्वाचित सदस्य। हाँ, राज्य विधानमंडल के जो निम्न सदन होता है वह होता है विधानसभा। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको कहते हैं एमएलए। जो एमएलए होते हैं, लोकसभा का जब निर्वाचन होता है सांसदों का, तब वह वोटिंग कर सकते हैं कोई भी सदस्य के लिए। और जो राज्यसभा की वोटिंग होती है राज्यसभा के एमपी के लिए, तब भी वही वोट देते हैं। तो मतलब विधानसभा के सदस्य वोटिंग कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है हमारा, भारत के संविधान में उपबंध है कि लोकसभा या राज्यसभा के मनोनीत सदस्य मंत्री नहीं बन सकते। यह कथन गलत है। मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी? मंत्री कोई भी बन सकता है, चाहे वह सदस्य हो चाहे ना हो, कोई भी मंत्री बन सकता है, पर 6 महीना के अंदर उसे मंत्री पद कोई भी सदस्यता लेनी पड़ेगी, या तो लोकसभा से ले या तो राज्यसभा से। जब वो मनोनीत सदस्य एक हिसाब से क्या होते हैं, सदस्य ही होते हैं। राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2। जब वह सदस्यता ले लिए या सदस्यता उनको मिल जाती है तो वह मंत्री भी बन सकते हैं। तो यह जो पहला कथन है यह गलत है, मंत्री वह बन सकते हैं। दूसरा कथन है हमारा, राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते। यह कथन भी गलत है। राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं 12 होते हैं राज्यसभा में और 2 होते हैं लोकसभा में। इनके जो मनोनीत सदस्य होते हैं वे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन वोटिंग करता है? वह राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो चुनकर आए हों चाहे वो मनोनीत हो। लोकसभा के सभी सदस्य, चाहे वो चुनकर आए हों चाहे वो मनोनीत हो, सभी लोग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं। पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो मनोनीत होकर आए हैं वह वोटिंग नहीं कर सकते। सिर्फ जो इलेक्टेड होकर में चुनकर आए हैं तो वही वोटिंग कर सकते हैं। तो यह कथन इस रीजन से गलत हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ना तो पहला सही है ना ही दूसरा, नीदर 1 नॉट 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सत्य है। पहला है हमारा, राज्यसभा के सभी सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। यह कथन गलत है। गलत क्यों है कि इसमें लिखा है सभी। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं और राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं, जो उनके एमएलए होते हैं, उनके द्वारा ही चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। पर जो बाकी सदस्य होते हैं, जो मनोनीत होते हैं, उन्हें राष्ट्रपति डायरेक्ट चुनता है। तो इसमें बोला क्या, सभी सदस्य, सभी नहीं, कुछ ही सदस्य होते हैं, बल्कि 12 जो सदस्य होते हैं वो उनको एमएलए नहीं चुनते, उनको राष्ट्रपति डायरेक्ट मनोनीत करता है और कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र से आते हैं। तो इस रीजन से पहला कथन गलत है। दूसरा कथन है हमारा, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात में किया गया है, जिसकी चर्चा संविधान की चौथी अनुसूची में की गई है। यह कथन कैसा? यह कथन भी बिल्कुल गलत है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में, क्षेत्रफल के अनुपात में नहीं होगा। मतलब उनकी जनसंख्या के अनुपात में होता है, ना कि क्षेत्रफल की, कि इतने एरिया से एक ही राज्यसभा का एमपी आएगा, ऐसा नहीं होता, सिर्फ जनसंख्या के अनुपात में आते हैं। तो इस रीजन से यह क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसमें बोल दिया है क्षेत्रफल के अनुपात से, जनसंख्या के अनुपात से आते हैं, ना कि क्षेत्रफल के अनुपात से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। पहला कथन, दूसरा कथन, दोनों कथन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है हमारा, राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। हाँ, यह कथन बिल्कुल सत्य है। राज्यसभा जो होता है एक स्थायी सदन होता है। रीजन क्या होता है, इसके हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। मतलब जितने सदस्य हैं, आपने कभी नहीं सुना होगा कि राज्यसभा में जो 250 सदस्य होते हैं उनमें से सभी सदस्य एक साथ रिजाइन दे देती है, बल्कि लोकसभा में आपने सुना है कि हर 5 साल में फिर चुनाव लड़ना पड़ता है उन्हें। तो इसीलिए इसी वजह से राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, ये कभी भंग नहीं होती। कथन दूसरा है हमारा, राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह कथन गलत। 2/3 नहीं, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पर वही सदस्य होते हैं जिनका 6 वर्ष पूरा हो गया हो। तो दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि यहाँ 2/3 बोला गया। तीसरा कथन है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हाँ, यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। चौथा कथन है हमारा, राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नहीं, 25 वर्ष प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री मतलब बनने के लिए होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष की आयु न्यूनतम होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो कथन सत्य है वो पहला है, तीसरा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी, किंतु 2 संविधान संशोधनों के द्वारा इनकी संख्या में वृद्धि की गई। वे संविधान संशोधन क्या थे? वह थे 7वां और 21वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है हमारा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। यह कथन गलत है। लोकसभा का अगर सदस्य बनना है, एमपी बनना है, तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं, जैसे आपको सरपंच बनना है, पार्षद बनना है, महापौर बनना है, तब आपको न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। तो इस रीजन से पहला कथन गलत है। दूसरा कथन है हमारा, लोकसभा में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। हाँ, वोटिंग का राइट आपको तभी मिलेगा जब आप 18 वर्ष कंप्लीट कर चुके हो।
दूसरा कथन सत्य है। तीसरा कथन है हमारा, मतदान का अधिकार वैधानिक अधिकार है ना कि संवैधानिक। यह गलत है। अब मतदान का जो अधिकार है संवैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, केवल दूसरा कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है हमारा, लोकसभा की सीटों का आवंटन लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। हाँ, यह बिल्कुल सत्य है। लोकसभा में जो सीटों का जो आवंटन होता है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 29 सीटें हैं, तो वह राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है और जनसंख्या का बेस 1971 की जनसंख्या का बेस माना गया। दूसरा कथन है हमारा, लोकसभा के सीटों का आवंटन उन राज्यों पर लागू नहीं होता जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। हाँ, यह कथन बिल्कुल सत्य है। तीसरा कथन है हमारा, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए सीटों का आवंटन 2001 की जनगणना पर आधारित है। यह कथन बिल्कुल गलत है, वह 1971 की जनगणना पर आधारित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, पहला कथन और दूसरा कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का संबंध निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से है। इस संशोधन के द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में किस जनगणना को अपनाने के लिए कहा गया है? वह 2001 की जनगणना को अपनाने के लिए कहा गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण का उपबंध किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण का उपबंध किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 331 में इनके लिए आरक्षण का उपबंध है। बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 330 में इनके लिए आरक्षण का उपबंध है। और जनगणना का आधार क्या माना गया है? 2001। दूसरा है, ये सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकते। गलत है, ये सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं थोड़ी सी मतलब कुछ ही घर में जनजाति है, अनुसूचित जनजाति है, तो वह वहाँ से कभी कोई सदस्य अनुसूचित जनजाति का सदस्य भी चुनाव लड़ सकता है, भले मेजॉरिटी में कोई और जाति हो। तो यह कथन गलत है। कथन सी है हमारा, वर्तमान में इनके आरक्षित सीटों के आवंटन में 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया है। गलत। 2001 की जनगणना को आधार बनाया गया है बाकी सीटों के लिए, बाकी जातियों की सीटों के लिए 2001 की। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कथन सी है, उसमें 1971 की जनगणना का आधार नहीं 2001 की जनगणना का आधार माना गया है। कथन डी है हमारा, इनकी आरक्षण की समय सीमा बढ़ाकर वर्ष 2020 तक कर दी गई है। हाँ, यह कथन बिल्कुल सत्य है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है हमारा, किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। लोकसभा कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। गलत है। अगर इमरजेंसी लग गई है तो बढ़ाया जा सकता है, जैसे इमरजेंसी लगाकर इंदिरा गांधी ने अपना कार्यकाल बढ़ा दिया था। तो दूसरा पहला कथन पहला कथन गलत है। दूसरा कथन हमारा, एक बार में 6 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह भी गलत है। आप एक बार में 6 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, यह गलत। आप कितनी भी समय के लिए बढ़ा सकते हैं। तीसरा कथन है हमारा,
आपातकाल की घोषणा के समय एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सत्य है। अगर आपातकाल है तो एक बार में आप 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब क्या है, चौथा हमारा कथन है आपातकाल की घोषणा के समय एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। गलत है, सिर्फ 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है, वह लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। हाँ, यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है हमारा, उसे लोक लेखा निधि का अभिभावक कहा जाता है। यह भी कथन सत्य है। तीसरा कथन है हमारा, उसके रिपोर्ट पर अंतिम रूप से कार्यवाही संसद द्वारा की जाती है। हाँ, यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। और चौथा कथन है हमारा, वह लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग नहीं ले सकता। गलत है, जब वो लोक लेखा समिति की जो जांच कराई जाती है उसमें बैठ सकता है अवश्य, क्योंकि उसका मार्गदर्शक होता है वो। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति संसद सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं है। मतलब कौन संसद का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं है। पहला है, न्यायालय ने घोषणा कर दी कि व्यक्ति विकृत चित्त है। विकृत चित्त का मतलब मानसिक रूप से बीमार है। हाँ, तो वह संसद का सदस्य नहीं बन सकता। यह कथन सत्य है। दूसरा कथन है हमारा, किसी अपराध में व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे अधिक सजा हुई हो। हाँ, अगर किसी अपराध में उसे 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिली है तो वह संसद का सदस्य बनने की योग्यता नहीं रखता। तीसरा कथन है हमारा, निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल रहा हो। हाँ, अगर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल रहा हो तो वह भी संसद का सदस्य नहीं बनने के लिए पात्र है। चौथा है हमारा कथन, छुआछूत, दहेज, सती प्रथा जैसे अपराधों में संलिप्त पाया गया हो। हाँ, अगर ऐसे अपराधों में वह संलिप्त पाया गया है, मतलब शामिल था, तो वह भी संसद का सदस्य नहीं बन सकता। तो इसके जो चारों कथन है बिल्कुल सत्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 102 सब क्लॉज 1 के तहत संसद सदस्यों के लिए योग्यता या अयोग्यता संबंधित निर्णय भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। हाँ, बिल्कुल सत्य है। कोई सदस्य, संसद का कोई सदस्य योग्य है कि अयोग्य है, यह डिसीजन निर्वाचन आयोग ही करता है। फिर इसकी रिपोर्ट कौन देगा? हाँ, निर्वाचन आयोग तो कर देगा, तो इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति का डिसीजन फाइनल माना जाता है। यह कथन सत्य। दूसरा कथन, पर यहाँ बोला गया है कि अयोग्यता संबंधित निर्णय भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। नहीं, यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के जो होता है उसकी राय पर किया जाता है। तो इस रीजन से पहला कथन हमारा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ बोला है कि निर्णय भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। यह निर्णय तो राष्ट्रपति करेगा, पर राय किसकी लेगा? निर्वाचन आयोग की लेगा। कोई सदस्य की सदस्यता लोकसभा का अध्यक्ष भी या राज्यसभा का अध्यक्ष भी समाप्त कर सकता है, पर इसे कोर्ट में अपील की जा सकती है इसके विरुद्ध। फाइनल डिसीजन हमेशा राष्ट्रपति का होता है। दूसरा कथन है हमारा, संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम से संबंधित है, जिसे 50वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया है। यह कथन बिल्कुल गलत है। यह क्योंकि दल बदल 10वीं सूची में तो है, पर इसे 91 संविधान संशोधन में शामिल किया गया। इस रीजन से यह कथन गलत है। तीसरा कथन है हमारा, 91 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल अधिनियम को और अधिक सशक्त बनाया गया है। हाँ, यह कथन बिल्कुल सत्य है। चौथा कथन है हमारा, नामित या नाम निर्देशित कोई सदस्य 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। हाँ,
यह समझने वाली बात क्या है कि अगर कोई सदस्य, जैसे कोई बीजेपी का पार्टी के सदस्य या कोई कांग्रेस का, अगर यह अपनी पार्टी चेंज करते हैं तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। तो हमारा पॉलिटी स्पेशल की 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।